आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के अंदर हम कंपनीज को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली होती है सब्सिडरी कंपनी, दूसरी होती है होल्डिंग कंपनी और तीसरी होती है एसोसिएट कंपनी। इन 3 के अलावा और भी 2 तरीके की कंपनीज होती हैं, एक सिस्टर कंसर्न कंपनी, एक ग्रुप कंपनी। लेकिन मेनली हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के अंदर 3 ही कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, सब्सिडरी, होल्डिंग और एसोसिएट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखोगे, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। इसको पैसों की जरूरत है, फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, जब हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में देख रहे थे, कि जब किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो उसके पास फंड रेज करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेथड होता है शेयर्स को पब्लिक में इशू करना। तो यहाँ पर जो ये एबीसी लिमिटेड है, इसको भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती है। अब हमें एक बात पता है कि जब भी पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो उन शेयर्स को कोई भी खरीद सकता है। अब सवाल हमारा यहाँ पर यही है कि आखिर उस कोई भी के अंदर क्या कंपनी आती है, क्या एक कंपनी के द्वारा इशू करे शेयर्स को दूसरी कंपनी खरीद सकती है? तो इस केस में हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई भी खरीद सकता है का मतलब कोई भी खरीद सकता है, फिर चाहे वो कंपनी ही क्यों ना हो। तो यही हमारा एग्जांपल है। यहाँ पर एबीसी लिमिटेड ने शेयर इशू करे जिसको खरीदा गया XYZ लिमिटेड की तरफ से। XYZ लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड को पैसा दिया और बदले में एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को शेयर्स इशू करे। अब इस बात से हमारे होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज के टॉपिक का क्या लेने देना, तो आप बस 2 मिनट ध्यान से सुनो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एबीसी लिमिटेड ने शेयर्स इशू करे और XYZ लिमिटेड ने शेयर्स परचेज करे। तो एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को शेयर्स दिए और बदले में XYZ लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड को पैसा दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो XYZ लिमिटेड है इसने एबीसी के 2, 4, 5 शेयर नहीं खरीदे, इसने एबीसी के अंदर 60% शेयर्स खरीद लिए। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि एबीसी लिमिटेड के अंदर जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उसमें से 60% शेयर्स XYZ लिमिटेड के पास हैं। तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। XYZ लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए। तो यहाँ पर तो ये भी कहा जा सकता है कि अब XYZ लिमिटेड एबीसी लिमिटेड को कंट्रोल भी कर सकती है। सीधी सीधी बात है, अगर XYZ लिमिटेड के पास एबीसी लिमिटेड के 60% इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स होने का मतलब हमें पता है, इक्विटी शेयर होल्डर को हम ओनर बोलते हैं। जिसके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी का ओनर कहलाता है। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड के 60% इक्विटी शेयर्स XYZ लिमिटेड के पास हैं। तो एबीसी लिमिटेड के 60% का ओनर कौन कहलाएगा? XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पर जैसे ही XYZ लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर्स को खरीदा, वैसे ही एबीसी लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल आ गया XYZ लिमिटेड का। इक्विटी शेयर्स का मतलब सीधे सीधे हो गया वोटिंग राइट्स। एबीसी लिमिटेड के अंदर कभी भी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। तो यहाँ पर मीटिंग के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उस डिसीजन में 60% का वोटिंग राइट किसके पास होगा? XYZ लिमिटेड के पास। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि XYZ लिमिटेड जो है अब एबीसी लिमिटेड को कंट्रोल करेगी और एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड के द्वारा कंट्रोल होगी, ये कहा जा सकता है। तो यही होता है हमारे होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट। जो कंपनी कंट्रोल करती है उसको कहते हैं हम होल्डिंग कंपनी, यानी XYZ लिमिटेड ने होल्ड करा हुआ है एबीसी लिमिटेड को। अब एबीसी लिमिटेड में जो कुछ भी होगा वह XYZ लिमिटेड की मर्जी से होगा। और अगर दूसरी तरफ देखें तो एबीसी लिमिटेड वो कंपनी है जो कंट्रोल हो रही है। तो जो कंपनी कंट्रोल होती है उस कंपनी को कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी। तो कंट्रोल करने वाली कंपनी कहलाती है होल्डिंग कंपनी और कंट्रोल होने वाली कंपनी कहलाती है सब्सिडरी कंपनी। अब ये तो मैंने आपको एक शेयर्स का एग्जांपल दे दिया, वोटिंग राइट्स का एग्जांपल दे दिया। अब क्या कोई और भी तरीका होता है एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने का? तो वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन को देखेंगे। तो चलते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन हमें गिवन है 2 क्लॉज 87 के अंदर। सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिस कंपनी को कंट्रोल करा जाता है। किसके द्वारा कंट्रोल करा जाता है? होल्डिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल करा जाता है। तो सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या है? सब्सिडरी कंपनी मींस कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सिडरी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। अब किस चीज को कंट्रोल करती है? तो यहाँ पर देखो 2 तरीके के कंट्रोल बता रखे हैं, बीच में और लगा रखा है। इसका मतलब अगर दोनों में से कोई भी तरीके का कंट्रोल हो जाए तो उस केस में कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग कहलाएगी और कंट्रोल होने वाली कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। फर्स्ट है हमारा कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, इसके लिए एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 2 कंपनीज है एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, इसका मतलब ये कंपनी कंट्रोल करेगी, और XYZ लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, इसका मतलब ये कंपनी कंट्रोल होगी।
अब पहला तरीका है कि कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करा जाए। कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करा जाए। अब मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। सपोज XYZ लिमिटेड के अंदर टोटल 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ABC लिमिटेड कंट्रोल कर सकती है। ABC लिमिटेड के पास XYZ लिमिटेड के 10 में से 7 डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की पावर है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड के कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि ABC लिमिटेड जो है XYZ लिमिटेड के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब मर्जी चाहे तब अपॉइंट कर सकती है, जब मर्जी चाहे तब रिमूव कर सकती है। यानी होल्डिंग कंपनी की मर्जी से सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव करा जा सकता है। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल होना। तो समझ में आ रहा है आपको? पहली कंडीशन अच्छे से क्लियर हो गई। अब यहाँ पर और लगा के एक और पॉइंट दे रखा है। तो दूसरा कंट्रोल है हमारे पास मोर देन हाफ टोटल वोटिंग पावर एट इट्स ओन और विद वन और मोर सब्सिडरीज। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखते हैं मोर देन हाफ टोटल वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है। दूसरी हमारे पास XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी कंपनी है। इसका मतलब ABC लिमिटेड कंट्रोल कर रही होगी और XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल हो रही होगी। अब यहाँ पर हमें देखना है कंट्रोल हो रहा है टोटल वोटिंग पावर से, और कितना वोटिंग पावर चाहिए, मोर देन हाफ, यानी 50% प्लस। यहाँ पर देखो वोटिंग पावर तो इक्विटी शेयर्स के पास होती है, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड के पास टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, जिसमें से 50,001 इक्विटी शेयर्स ABC लिमिटेड के पास है। इक्विटी शेयर्स का मतलब है वोटिंग राइट्स होना, और यहाँ पर 50,001 का मतलब क्या हुआ कि मोर देन हाफ तो हो गया। 51% नहीं चाहिए, 50% प्लस चाहिए, मोर देन हाफ। तो कंपनीज एक्ट के अंदर लिमिट्स को बहुत ध्यान से देखा करो। कहीं पर 51% लिखा होता है, कहीं पर मोर देन 50 लिखा होता है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर ABC लिमिटेड के पास XYZ प्राइवेट लिमिटेड के मोर देन हाफ वोटिंग पावर को कंट्रोल करने का राइट है। इसका मतलब ABC लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ पिछली क्लास का, जिसने पिछली क्लास देखी होगी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की, तो उसको इसका आंसर पता होगा। जब हम पढ़ रहे थे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी ही कहलाती है। तो यहाँ पर ABC लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, जिसकी सब्सिडरी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन क्योंकि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है ABC लिमिटेड की, और ABC लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, तो इस केस में यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड को प्राइवेट ना मानते हुए हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम डीम्ड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी ही कहलाती है, फिर चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इवन दो प्राइवेट विल बी डीम्ड पब्लिक कंपनी। याद आया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो आपको क्लियर हो गया। तो इस डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। क्या बोला गया, सब्सिडरी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती हो, या फिर मोर देन हाफ, यहाँ पर देखो मोर देन हाफ लिखा है, यानी 50% प्लस टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल करती हो। अब इस टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल या तो होल्डिंग कंपनी खुद कर सकती है, या फिर अपनी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज के साथ मिलकर भी कर सकती है। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। हमारा तीसरा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखोगे। इस एग्जांपल के अंदर आपको मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसके पास X लिमिटेड के मोर देन हाफ टोटल वोटिंग पावर का कंट्रोल है। यहाँ पर X लिमिटेड के पास टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, जिसमें से 50,001 शेयर्स किसके पास हैं, ABC लिमिटेड के पास हैं। तो मोर देन हाफ टोटल वोटिंग पावर का कंट्रोल ABC लिमिटेड के पास है। तो ABC लिमिटेड कहलाएगी हमारी होल्डिंग कंपनी और X लिमिटेड कहलाएगी हमारी सब्सिडरी कंपनी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलो। जिस तरीके से ABC लिमिटेड ने X लिमिटेड के 50% प्लस शेयर्स खरीदे थे, उसी तरीके से X लिमिटेड ने B लिमिटेड के 60% शेयर्स खरीदे हुए हैं। यानी B लिमिटेड के 60% शेयर्स किसके पास हैं, X लिमिटेड के पास। तो इस केस में ये कहा जा सकता है कि B लिमिटेड जो है वो X लिमिटेड की सब्सिडरी है। यानी अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ABC लिमिटेड की सब्सिडरी कौन है, X लिमिटेड, और X लिमिटेड की सब्सिडरी कौन है, B लिमिटेड। तो यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या ABC लिमिटेड की सब्सिडरी ABC लिमिटेड की सब्सिडरी कहलाएगी? तो बिल्कुल, यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने बोला है कि होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी ही कहलाती है। तो ABC लिमिटेड की सब्सिडरी है X लिमिटेड और X लिमिटेड की सब्सिडरी है B लिमिटेड। तो इसका मतलब B लिमिटेड भी ABC लिमिटेड की सब्सिडरी है। तो ABC लिमिटेड के पास 2 सब्सिडरी हो गई, एक X लिमिटेड और दूसरी B लिमिटेड। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और नई कंपनी को लाते हैं, C लिमिटेड। अब यहाँ पर ABC लिमिटेड के पास इस C लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं, और इस B लिमिटेड के पास इस C लिमिटेड के
25% शेयर्स हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम एबीसी लिमिटेड और इस बी लिमिटेड के शेयर्स को आपस में जोड़ दें, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम एबीसी लिमिटेड के 30% शेयर्स और बी लिमिटेड के 25% शेयर्स को आपस में जोड़ दें तो टोटल कितना हो गया 55%, यानी मोर देन हाफ। तो क्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एबीसी लिमिटेड के खुद के शेयर्स और एबीसी लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स को मिलाकर एबीसी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर का कंट्रोल है? तो बिल्कुल यहाँ पर ये कहा जा सकता है। हमारी डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ था कि मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर का कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास या तो खुद से हो या फिर उसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरीज को मिलाकर भी होगा तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर सी लिमिटेड भी एबीसी लिमिटेड की सब्सिडियरी बन गई। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है तो उस केस में कंट्रोल होने वाली कंपनी सब्सिडियरी कहलाती है और कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग कहलाती है। लेकिन क्या इस 25% और 30% कंट्रोल पे भी कोई रिलेशनशिप बनता है? तो बिल्कुल यहाँ पर कंपनीज एक्ट कहता है हाँ बनता है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के एटलीस्ट 20% शेयर्स को भी कंट्रोल कर लेती है तो उस केस में कंट्रोल करने वाली और कंट्रोल होने वाली कंपनी के बीच एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बनेगा। यहाँ पर एसोसिएट कंपनी कौन सी होगी? कंट्रोल होने वाली या कंट्रोल करने वाली? बी लिमिटेड या सी लिमिटेड? बी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के 25% शेयर्स हैं और एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप होने के लिए एटलीस्ट 20% शेयर चाहिए होते हैं। तो उस केस में ये जो सी लिमिटेड है यानी वो कंपनी जो कंट्रोल हो रही है वो कंपनी कहलाती है हमारी एसोसिएट कंपनी। अब इसी तरीके से ऊपर देखो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड और सी लिमिटेड के बीच होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन है ना कि एसोसिएट कंपनी का। अब वो बात अलग है कि जब होल्डिंग कंपनी का रिलेशन है तो बाय डिफॉल्ट एसोसिएट का भी रिलेशन है। तो जब मोर देन 50% है ही तो इसका मतलब 20% तो होगा ही होगा। लेकिन एग्जाम में आप एसोसिएट कंपनी मत लिख के आ जाना, एग्जाम में तो यही लिख के आओगे कि एबीसी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और सी लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल? यहाँ पर हमने होल्डिंग कंपनी देखा, सब्सिडियरी कंपनी देखा और एसोसिएट कंपनी भी देख लिया। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। यहाँ पर सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन हमें क्लियर है। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 46 में गिवन है। क्या बोला गया है? स्टार्टिंग से देखो, स्टार्ट कहां से हो रहा है? इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। यहाँ पर डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है सब्सिडियरी कंपनी से। देखो होल्डिंग और सब्सिडियरी एक रिलेटिव टर्म होते हैं, यानी इन दोनों टर्म्स का एक दूसरे के बिना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हो इसका मतलब कोई सब्सिडियरी कंपनी भी होगी, और अगर आप किसी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी कहते हो तो इसका मतलब कोई होल्डिंग कंपनी भी होगी। तो जब हम यहाँ पर होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन देख रहे हैं तो वो शुरुआत ही कर रहा है सब्सिडियरी कंपनी से। वो कह रहा है कि होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी, यानी होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी ये कंपनी सब्सिडियरी है। ये कंपनीज का मतलब ऊपर जो लिखी हुई है इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, ये हमारी सब्सिडियरी कंपनीज के बारे में लिखा था। दोबारा देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला जा रहा है इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, और वो अदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी के लिए सब्सिडियरी कहलाती हैं। तो यही यहाँ पर बोला है होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी। इस डेफिनेशन से हमें इतना ही समझ में आ रहा है कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी होती है। तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन से हमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, तो इसीलिए हमें सबसे पहले सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़नी होती है ताकि सब्सिडियरी कंपनी समझने के बाद अब हमें होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाए। तो आपको सब्सिडियरी कंपनी क्लियर हो गया, होल्डिंग कंपनी क्लियर हो गया। आप देखते हैं एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन हमें 2 क्लॉज 6 में दी गई है। क्या बोला है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। ये भी सेम वही होल्डिंग कंपनी की तरह डेफिनेशन है। स्टार्टिंग में ही दूसरी कंपनी की बात हो रही है। तो क्या बोला गया है? एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी। यहाँ पर ये अदर कंपनी किसके लिए बोला गया है? इस अनदर कंपनी के लिए। ये जो दूसरी कंपनी है इसको बोला जा रहा है अदर कंपनी। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें इस अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो नीचे हमें बता रखा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर। एटलीस्ट 20% का मतलब हो गया मोर देन और इक्वल टू 20%। तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एसोसिएट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें किसी अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। लेकिन ये कंपनी सब्सिडियरी नहीं कहलाएगी। सब्सिडियरी कंपनी का मतलब हो गया कि मोर देन 50% कंट्रोल, और यहां पर बोला जा रहा है मोर देन और इक्वल टू 20% कंट्रोल। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो होगा लेकिन इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि एक कंपनी दूसरी की सब्सिडियरी बन जाए। यानी मिनिमम कंट्रोल बोला जा रहा है 20% और मैक्सिमम कंट्रोल बोला जा रहा है 50%। 50% से ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए वरना तो फिर सब्सिडियरी बन जाएगी। तो समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर लास्ट में एक बात और लिखी हुई है, साथ में लिख दिया एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी, यानी जॉइंट वेंचर कंपनी भी एसोसिएट कंपनी कहलाती है। अब ये जॉइंट वेंचर क्या होता है? तो ध्यान से सुनो। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस एक साथ आते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस,
तो उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर। इंडिया के दो सबसे फेमस जॉइंट वेंचर के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहला है हीरो होंडा और दूसरा है मारुति सुजुकी। हीरो एक अलग कंपनी थी, होंडा एक अलग कंपनी थी, दोनों एक साथ आए और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया हीरो होंडा। तो ये जो हीरो होंडा है ये है हमारी जॉइंट वेंचर कंपनी। इसी तरीके से जो मारुति है वो एक अलग कंपनी है और जो सुजुकी है वो एक अलग कंपनी है, दोनों मिलकर आए तो नाम पड़ा मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी एक हमारा जॉइंट वेंचर है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे एसोसिएट कंपनी, तो एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे लगेगा, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हीरो होंडा और हीरो के बीच आपस में क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि हीरो होंडा और हीरो के बीच आपस में एसोसिएट कंपनी का रिलेशन है, जिसमें हीरो होंडा जो है वो एक एसोसिएट कंपनी है हीरो की। सेम ऐसा ही होगा होंडा के साथ भी। अगर हम बोले कि होंडा और हीरो होंडा के बीच आपस में क्या रिलेशन है, तो आप बोल सकते हो कि हीरो होंडा जो है वो होंडा की भी एसोसिएट कंपनी है। तो जो हीरो होंडा है वो हीरो की भी एसोसिएट कंपनी है और होंडा की भी एसोसिएट कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो एक जॉइंट वेंचर है जो कि हीरो और होंडा के साथ आने से बनी है। तो समझ में आ गया कि जो हमारी जॉइंट वेंचर कंपनी होती है वो भी एक एसोसिएट कंपनी कहलाती है। तो ये हमारी तीन तरीके की कंपनीज हो गई, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी। अब मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में दो कंपनीज और बताई थी, एक थी हमारी ग्रुप कंपनी और दूसरी थी हमारी सिस्टर कंपनी। अब ग्रुप कंपनी और सिस्टर कंपनी के बारे में कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हम सबको पता है कि जो टाटा सन्स है वो एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का एक और नाम होता है पेरेंट कंपनी। तो आप होल्डिंग कहो या पेरेंट कहो एक ही बात है। तो टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी कई सारी सब्सिडरीज हैं, कई सारी एसोसिएट्स हैं। यहाँ पर देखो मैंने दो चार के नाम लिखे हैं। टाटा सन्स की सब्सिडरीज कौन है? टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ये सब टाटा सन्स की सब्सिडरीज है। इसी तरीके से टाटा सन्स की कुछ एसोसिएट कंपनीज भी हैं। आपको पता है कि टाटा का बिजनेस इंडिया में बहुत बड़ा है, हर फील्ड के अंदर टाटा की कंपनीज हैं। तो वो सब कंपनीज जो हैं टाटा सन्स की या तो एसोसिएट है या तो सब्सिडरीज है। यानी हमारे पास जो मेन कंपनी है टाटा की वो है टाटा सन्स। तो हमारे इस एग्जांपल के अंदर ये सब टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी है। यानी टाटा सन्स और इनके बीच जो रिलेशन है वो हमें पता है कि होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है। अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बताओ, ये जो टीसीएस है और टाटा स्टील है या टाटा स्टील या टाटा मोटर्स है, इनके बीच आपस में क्या रिलेशन है? यानी मैं सब्सिडरीज के बीच के आपस के रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज के बीच आपस में सिस्टर कंसर्न कंपनी का रिलेशन होता है। यानी जो हमारे टीसीएस है और टाटा स्टील है इनके बीच आपस में जो रिलेशन है उसको बोला जाता है सिस्टर कंसर्न कंपनी। तो अगर हम सिस्टर कंसर्न कंपनी को डिफाइन करें तो वो ऐसी कंपनीज होती है जिनकी एक सिंगल पेरेंट होल्डिंग कंपनी होती है। यानी एक सिंगल कंपनी होती है जो इन सब कंपनीज को कंट्रोल कर रही होती है। तो यहाँ पर टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, इन सब की एक सिंगल होल्डिंग कंपनी है जो कि टाटा सन्स है। तो इसीलिए ये सारी कंपनीज जो हैं आपस में एक दूसरे के लिए सिस्टर कंसर्न कंपनी कहलाएंगी। अब अगर मैं ग्रुप कंपनीज की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा टाटा ग्रुप। तो अब ये टाटा ग्रुप क्या है? जब हम टाटा ग्रुप बोलते हैं तो इसका मतलब हम इसके अंदर टाटा की सारी कंपनीज को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो सब्सिडरीज हो, चाहे वो जॉइंट वेंचर हो। टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं जिसका टाटा से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन है वो सारी कंपनीज टाटा ग्रुप के अंदर आ जाती हैं और वो कहलाती है हमारी ग्रुप कंपनीज। अभी एक छोटा सा पॉइंट रह गया, यहाँ पर देखो एक नोट लिखा हुआ है, नो कंपनी इज परमिटेड टू हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। यानी कोई भी कंपनी 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज से ज्यादा नहीं बना सकती। अब ये लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज क्या होती है, ध्यान से देखते चलो। यहाँ पर एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी है बी लिमिटेड और बी लिमिटेड की सब्सिडरी है सी लिमिटेड। तो यहाँ पर 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बन चुकी हैं। ए की सब्सिडरी है बी तो ये एक लेयर हो गई और बी की सब्सिडरी है सी तो ये दूसरी लेयर हो गई। तो क्या बोला गया कि कोई भी कंपनी 2 से ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडरी नहीं बना सकती। तो यहाँ पर 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी बनी है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर मान लो सी की सब्सिडरी डी होती तो क्या ये सही होता? क्या ऐसा कर सकते थे कि एक कंपनी ए लिमिटेड अपनी लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बनाई जा रही है? क्या ये पॉसिबल था? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मेन कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। ये कभी भी 2 से ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडरी नहीं बना सकती। तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो एक छोटी सी कंडीशन और लगा रखी है, ये जो 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी है इसको काउंट किस तरह कराया जाता है ये भी बता रखा है। ये देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए लिमिटेड है, इसकी सब्सिडरी है बी लिमिटेड और ये बी लिमिटेड की सब्सिडरी है सी लिमिटेड और ये सी लिमिटेड की सब्सिडरी है डी लिमिटेड। तो यहाँ पर 3 लेयर ऑफ सब्सिडरी बन रही है, एक ए और बी के बीच में, दूसरी बी और सी के बीच में और तीसरी सी और डी के बीच में। तो ये तो 3 लेयर ऑफ सब्सिडरी बन रही है जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोला है 2 से ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडरीज नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, ये जो ए ने 3 लेयर ऑफ सब्सिडरी बनाई है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया जबकि 2 लेयर से ज्यादा नहीं बना सकते थे? तो ये देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ए लिमिटेड है उसने बी लिमिटेड के अंदर
100% शेयर खरीदे हुए हैं। यानी जो ये बी लिमिटेड है, ये ए लिमिटेड की कोई नॉर्मल वाली सब्सिडरी नहीं है, कोई 50% प्लस वाली सब्सिडरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स के ऊपर 100% कंट्रोल कर रखा है। और जब भी कोई 100% कंट्रोल वाली सब्सिडरी होती है तो उसको बोला जाता है होली ओन सब्सिडरी। यहाँ पर जो बी लिमिटेड है वो नॉर्मल सब्सिडरी नहीं है, वो एक होली ओन सब्सिडरी कहलाती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो 100% शेयर्स वाली होली ओन सब्सिडरी होती है उसको आप ये 2 के नंबर ऑफ लेयर्स में काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये जो ए और बी के बीच सब्सिडरी का रिलेशन है इसको आप काउंट नहीं करोगे, यानी बी और सी से काउंटिंग स्टार्ट होगी। पहला लेयर हो गया बी और सी के बीच, दूसरा लेयर हो गया सी और डी के बीच। तो यहाँ पर भी 2 ही लेयर है, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा करना पॉसिबल है। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ कंपनीज का, तो हम इस चार्ट को देख रहे थे। हमने काइंड्स ऑफ कंपनीज को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड करा था, तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी हो गया। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर हमारे पास 2 तरीके की कंपनीज होती हैं, एक होती है फॉरेन कंपनी और दूसरी होती है गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, किस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। तो आइए दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसके अंदर हमारी पहली कंपनी आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब सरकारी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसको सरकार कंट्रोल करती हो, गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो। अब ये कंट्रोल कैसे डिसाइड होता है, कंट्रोल का मतलब क्या। अभी तक हमने इससे पहले कई सारे तरीके के कंट्रोल देखे, हर एक टाइप ऑफ कंपनी के अंदर कंट्रोल अलग अलग तरीके का होता था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल का मतलब क्या। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि ऐसी कंपनी जिस कंपनी के मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास हो, वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। कितनी लिमिट लगा रखी है, 51%, ये मिनिमम है। मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट के पास है किसी कंपनी के, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब इस बात को लिखा किस तरीके से है वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 51% से कम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम 51% तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये जो 51% है ये मिनिमम है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर किसी कंपनी का गवर्नमेंट के पास है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब गवर्नमेंट कौन कौन सी हो सकती है, हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारी है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर कौन से गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास होना चाहिए, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, और बाय यानी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। अब स्टेट गवर्नमेंट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2-3 अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर 51% पेड अप शेयर कैपिटल खरीदा है, तो उस केस में भी 51% तो गवर्नमेंट के पास है ना। इस बात से फर्क तो नहीं पड़ता कि वो कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर खरीदी है, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास है और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये भी पॉसिबल है। तो किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन कोई भी हो, अगर किसी कंपनी के मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो वो कंपनी हमारी सरकारी कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो कई सारे हमारे इंडिया के अंदर एग्जांपल है। एलआईसी इसका एग्जांपल हो सकता है, भारत पेट्रोलियम हो सकता है, कोल इंडिया हो सकता है, भेल हो सकता है, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये सब हमारी गवर्नमेंट कंपनी है। तो समझ में आ गई आपको बात। आगे कुछ और बात लिखी हुई है, ध्यान से देखो। अब ये क्या दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट, हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन थी जिसके स्टार्टिंग में लिखा था गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी। अब इसके अंदर आगे फर्दर 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, जिसमें से पहला पॉइंट हमने समझ लिया। अब इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है उसको ऊपर से पढ़ा जाएगा, डेफिनेशन की स्टार्टिंग से पढ़ा जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है। सब्सिडरी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल करा जाता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी कंपनी को कंट्रोल कर रही है तो वो कंपनी भी तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो वही बोला जा रहा है कि सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो समझ में आ गया आपको, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो ये हमारी हो गई गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन लिखना रह गया, आप लिख लेना। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर। ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, जो कि हमारी फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी से आप क्या समझते हो, अगर फॉरेन कंपनी का हम डिक्शनरी मीनिंग देखें
तो फॉरेन कंपनी का मतलब हो गया विदेशी कंपनी, ऐसी कंपनी जो इंडिया की ना हो, यानी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई हो। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। अ फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी वो इंडियन कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। फॉरेन कंपनी को बोला जा रहा है कि फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कि फॉरेन कंपनी का मतलब या तो कंपनी होगा या फिर बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और ये दोनों की दोनों कहां पर इनकॉर्पोरेट होंगी, आउटसाइड इंडिया में। कंपनी का मतलब तो हमें पता है, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दे रखा है, वहां पर तो पहली लाइन बोली है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, यानी ऐसी कंपनी जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर जो कंपनी का मतलब है वो कुछ और है, जबकि जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी का मतलब है वो कुछ और है। तो ऐसी कंपनी या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इन दोनों चीजों को बोला जा रहा है फॉरेन कंपनी। तो इन सब बातों को पहले समझते हैं, उसके बाद वापस अपनी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट को। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर। क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखो। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, यहां पर भी पंगा कर दिया, क्या बोल दिया, डेफिनेशन ने बोल दिया बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स। कभी भी आप ऐसी कोई डेफिनेशन देखोगे जिसके अंदर इंक्लूड्स लिखा होगा, इसका मतलब वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव का मतलब कि जो जनरल मीनिंग है वो तो है ही है, साथ में जो हम बता रहे हैं वो भी होगा। यहां पर बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है ये नहीं बताया, लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये भी इंक्लूड होगा, यानी बॉडी कॉर्पोरेट का जो जनरल मीनिंग है वो तो है ही है, साथ में बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब नहीं बताया, तो अब हम बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कहां से जाने, कौन बताएगा हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब। तो मैं बताऊंगा आपको बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब। यहां पर देखो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसके अंदर ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। कोई भी ऐसी एंटिटी जो इन चार इसेंशियल्स को पूरा करती हो वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। और ये चारों का मतलब हमने पहले देखा हुआ है जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे। पहला है हमारा इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, ऐसी एंटिटी जो किसी भी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हो यानी रजिस्टर्ड हो। यहां पर लिखा हुआ है एनी लॉ, इसका मतलब हम कोई इंडियन लॉ की तो बात नहीं कर रहे। एनी लॉ का मतलब कोई भी लॉ, दुनिया के अंदर कोई भी लॉ हो उसके अंदर भी अगर कोई एंटिटी रजिस्टर्ड है तो काम चल जाएगा। तो वही बोल रहा है वो कि अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पूरी दुनिया में किसी भी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो हमारी इस पहली कंडीशन को पूरा करता है। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब तो हमें बहुत अच्छे से पता है, एक ऐसी एंटिटी जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो कोई भी एंटिटी जिसका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगा वो इस सेकंड कंडीशन को पूरा करेगी। तो दूसरी कंडीशन भी हमें समझ में आ गई, दूसरा एसेंशियल भी क्लियर है। तीसरा है हमारा परपीचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब भी हमें पता है कि एक ऐसी एंटिटी जिसको मेंबर्स के आने या जाने, जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंटिटी कभी नहीं रुकती, फॉरएवर चलती रहती है। जैसे कि हमारी कंपनी, हमने पढ़ा था परपीचुअल सक्सेशन कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फोर्थ है हमारा कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड, यानी ऐसी एंटिटी जो केस कर भी सके और जिसके ऊपर केस करा भी जा सके। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए। तो यहाँ पर हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझ में आ गया। हम कोई भी एंटिटी को उठाएंगे और उसमें इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को लगा के देखेंगे। अगर किसी भी एंटिटी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स लगती हो तो वो एंटिटी हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। सिंपल सा तरीका है बॉडी कॉर्पोरेट की पहचान करने का। एक दो एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर एग्जांपल देखो, पहला है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है, चेक कर लेते हैं, चारों इसेंशियल्स को लगाते हैं। क्या ये रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, तो बिल्कुल ये कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और कंपनीज एक्ट भी हमारा एक लॉ है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा, क्या इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, तो हमें पता है हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी चेक करते हैं, क्या इसकी परपीचुअल सक्सेशन है, तो बिल्कुल हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है उसकी परपीचुअल सक्सेशन होती है, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। चौथी देखते हैं, क्या ये कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड है, तो बिल्कुल है, ये कंडीशन भी पूरी होती है। तो हमने चारों कंडीशन चेक कर ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट की चारों कंडीशंस को पूरा करता है, तो हम कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब यहाँ पर बात सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज की नहीं आती, हम ये भी कह सकते हैं कि हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। समझ में आ रही है आपको बात। दूसरा है हमारा आरबीआई। मैंने आपको बताया था आरबीआई जो है वो एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर आरबीआई एक्ट, यानी आरबीआई का अपना एक सेपरेट एक्ट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की चारों कंडीशंस को आरबीआई के ऊपर लगा के देखो। आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड है तो पहली कंडीशन पूरी होती है।
आरबीआई के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल सही है। आरबीआई के पास परपेचुअल सक्सेशन है और आरबीआई कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड भी है। तो यहाँ पर भी चारों कंडीशन पूरी होती है, तो आरबीआई भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल देखो, एप्पल आईएनसी, इसके ऊपर चारों कंडीशन लगा के देखो। पहली कंडीशन, रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, तो एप्पल आईएनसी जो है वो यूएस के लॉ में रजिस्टर्ड है। तो हमें बोला गया था अंडर एनी लॉ, इंडिया का लॉ होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर एप्पल आईएनसी यूएस के लॉ में रजिस्टर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली कंडीशन तब भी फुलफिल होती है। दूसरी हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी, तो बिल्कुल एप्पल आईएनसी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, हर कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, चाहे वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो चाहे इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो। तीसरा परपेचुअल सक्सेशन, तो वो भी बिल्कुल है। फोर्थ, कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड, तो ये भी बिल्कुल है। तो यहाँ पर चारों कंडीशन पूरी होती हैं, तो हम कह सकते हैं एप्पल आईएनसी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अगला एग्जांपल देखो, एलएलपी, क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? तो एलएलपी रजिस्टर्ड होती है अंडर एलएलपी एक्ट 2008, तो पहली कंडीशन इसके लिए भी पूरी हो जाएगी। बाकी की तीन कंडीशन देख लो, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, ये तीनों की तीनों भी इस एलएलपी के ऊपर लगती हैं। ध्यान रखना, एलएलपी एक्ट ने एलएलपी को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस दे रखा है, जबकि जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट था उसमें पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं मिला था। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अंदर कभी भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जो एलएलपी है वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की चारों कंडीशन को पूरी कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पार्टनरशिप के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी की कंडीशन पूरी नहीं होती, तो इसीलिए पार्टनरशिप हमारी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगी। तो आपको क्या समझ में आया कि ऐसी कोई भी एंटिटी जो बॉडी कॉर्पोरेट के चार कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करे, चार कंडीशंस को पूरा करे, वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। अब पहला एग्जांपल देखो जरा, रिलायंस इंडस्ट्री एक इंडियन कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ये भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है। आरबीआई जो एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो आरबीआई एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है। एप्पल आईएनसी जो यूएस में रजिस्टर्ड है, वो भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर कंपनी भी इंक्लूड होती है, लेकिन क्या सिर्फ कंपनी इंक्लूड होती है? नहीं, कंपनी के अलावा और भी बहुत कुछ इंक्लूड होता है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ऐसी कंपनी भी इंक्लूड होती है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनी भी इंक्लूड होती है जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनी भी इंक्लूड होती है जिनका अपना सेपरेट एक्ट है, एलएलपी भी इंक्लूड होती है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो तो बहुत बड़ा, बहुत वाइडर टर्म है, उसके सामने कंपनी तो बहुत छोटा टर्म है। समझ में आ रही है आपको बात? अभी इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ध्यान से देखो तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखी आ जाती है, बोला जाता है इसको डिस्क्राइब करो, तो आपको बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी के बीच का फर्क तो पता होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। समझ में आ रही है आपको बात? थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, आगे देखते चलो। यहाँ पर एक नोट दे रखा है, पहली एक कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में बता रखी है, यानी वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी का मतलब हो गया इंडियन कंपनी, तो इसके बारे में तो आपको सब कुछ क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। इसका एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, अभी हमने देखा था एप्पल आईएनसी, ये एक यूएस कंपनी है जो यूएस में रजिस्टर्ड है, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के अंदर ऐसी कंपनीज आ गई जो रजिस्टर्ड भी इंडिया के बाहर है और बिजनेस भी इंडिया के बाहर करती है, उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा। जिसका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, जो रजिस्टर्ड भी आउटसाइड इंडिया और बिजनेस भी बाहर कर रही है, उससे हमें क्या लेना देना, तो उसको हम थोड़ना पड़ेंगे यहाँ पर। तीसरा देखो, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया लेकिन बिजनेस कर रही है इन इंडिया। ध्यान से समझो, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में फर्क देखो। आपको सेकंड पॉइंट में क्या बताया था कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर ही रजिस्टर्ड है और बिजनेस भी इंडिया के बाहर कर रही है, और थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बोला कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन बिजनेस इंडिया में कर रही है। तो फॉरेन कंपनी से तो हमारा लेना देना है, ये इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो इन कंपनीज को तो इंडियन गवर्नमेंट पकड़ेगी, लेकिन सेकंड पॉइंट वाली जो कंपनीज है उससे इंडियन गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। तो आपको समझ में आ रही है बात? डिफरेंस क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, अब एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ध्यान से सुनो। एप्पल आईएनसी को मैं कौन से पॉइंट में डालूं, सेकंड में या थर्ड में? क्योंकि दोनों ही पॉइंट के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया हो रही है, बस फर्क इतना है कि सेकंड पॉइंट में कंपनी बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया में करेगी, लेकिन थर्ड पॉइंट में कंपनी बिजनेस इंडिया के अंदर करेगी। अब ये बताओ एप्पल आईएनसी को कौन से पॉइंट में डालूं? तो आप लोग कहोगे कि एप्पल आईएनसी को थर्ड पॉइंट में डालना चाहिए क्योंकि एप्पल कंपनी तो इंडिया में बिजनेस करती है। तो मैं बता दूं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है, एप्पल आईएनसी इंडिया में बिजनेस नहीं करती। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया में जो कंपनी बिजनेस करती है वो एप्पल आईएनसी नहीं है,
इंडिया में बिजनेस करने वाली कंपनी एप्पल आईएनसी की सब्सिडरी है। एप्पल आईएनसी हमारा सेकंड पॉइंट के अंदर आएगा। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो कंडक्टेड बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एप्पल आईएनसी इंडिया में बिजनेस नहीं करती। एप्पल आईएनसी ने इंडिया के अंदर अपनी एक सब्सिडरी बनाई जिसका नाम है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया के अंदर बिजनेस करती है। यानी एप्पल आईएनसी की सब्सिडरी इंडिया में बिजनेस करती है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। यानी जो एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आएगी सेक्शन 2 clause 20 वाले में, और जो एप्पल आईएनसी है वो सेकंड पॉइंट के अंदर आएगी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो क्लियर हो गया। तो हमें ध्यान से देखना होता है कि किस कंपनी को कौन सी कैटेगरी में डालें। फोर्थ पॉइंट देखो, बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब तो हमें अच्छे से पता है। बॉडी कॉर्पोरेट के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। 4 कंडीशन है, सब पे लगा के देख लेंगे, पूरी हो गई तो बॉडी कॉर्पोरेट कह देंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। सेकंड पॉइंट, क्या कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट है? तो बिल्कुल ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तीसरा है फॉरेन कंपनी, क्या फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? तो बिल्कुल फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है ये तीनों की तीनों बॉडी कॉर्पोरेट है। तो आपको इन चारों टर्म्स में डिफरेंस समझ में आया। तो आप सबसे पहले देखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को, जिसको हम छोड़कर आए थे। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन 2 clause 11 में दे रखी है। क्या बोला है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, यहाँ पर इंक्लूड्स लिखा है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है वो तो इस डेफिनेशन के अंदर कवर हो ही रहा है, लेकिन साथ में इंक्लूड्स लिखकर कुछ और भी कवर कर दिया जा रहा है। तो क्या बोला गया? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब भी पता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब भी पता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड। कुछ चीजें बाहर कर दी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से। क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट बता रखे हैं जिसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर करा गया है। पहला है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कभी भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी। अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। सेकंड क्या है? सेकंड है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाफ। स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब जिसको बाहर करा जा रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन फिर भी उसको बाहर करा जा रहा है। और बाहर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर करेगी। अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया और बोल दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर उस केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है एज पर सेक्शन 2 clause 11। और फिर चाहे वो एक्चुअल में बॉडी कॉर्पोरेट हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में कुछ और बातें लिखी हुई है। नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013। हमें ये पता है कि कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालकर किसी भी ऐसी कंपनी को इस सेकंड पॉइंट के अंदर नहीं डाल सकती जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन है। तो समझ में आ गया। अब रह गया हमारा एक फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को हम छोड़कर आए थे, दोबारा चलते हैं फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन के ऊपर। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 clause 42 में गिवन है। क्या बोला गया है? अ फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी का मतलब या तो कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन वो रजिस्टर्ड कहां पर होगी? आउटसाइड इंडिया। तो इतनी बातें तो हमें क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। पहला, विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ध्यान से देखो, एक ऐसी कंपनी या फिर एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। अब वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में किस तरीके से होगा वो भी बता रखा है। वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो प्लेस ऑफ बिजनेस या तो खुद से हो या फिर एजेंट के थ्रू हो या तो फिजिकली हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब दूसरी कंडीशन को भी पूरा करना होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। इंडिया के अंदर कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करनी होगी, यानी इंडिया के अंदर काम भी करना है, इंडियन कस्टमर्स को टारगेट करना है। तो अगर ध्यान से देखें, किसी भी कंपनी को फॉरेन कंपनी कहने के लिए 3 कंडीशन है। पहली, कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब अगर कोई वेबसाइट है तो उसका सर्वर इंडिया में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, उस वेबसाइट के थ्रू आप इंडियन कस्टमर को टारगेट करोगे, यानी इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करोगे। तो तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी आप किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को फॉरेन कंपनी कह सकते हो। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो अब तो क्लियर हो गई फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 2 कंपनीज थी, गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी।
हमने दोनों देख ली। अब इस चैप्टर के अंदर 2-3 तरीके की कंपनीज और रह गई, उसको हम देख लेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज की क्लास को लेकर या पिछली किसी भी क्लास को लेकर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। चैनल को तो सब्सक्राइब करोगे ही करोगे, कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए। फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। बाकी वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे दिया करो। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।